नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और अभी जो तस्वीरें आपने देखी इंडिया 360 में, वो तस्वीरें हैं महाजीत के जश्न की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले तक सोचा होगा। बीजेपी के लिए गोरखपुर हार जाना, फूलपुर हार जाना, मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा है। बिहार से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। तो क्या ये कहा जाए कि यूपी बिहार में जीत भारी और 2019 की अभी से ही शुरू हो गई है तैयारी। उत्तर प्रदेश में तो गजब हो गया। वाकई गजब हो गया। जो किसी ने सोचा नहीं वो हो गया। जो बीजेपी 1991 से गोरखपुर लोकसभा सीट पर हारी नहीं थी, उसे जनता ने बेदखल कर दिया। जिन योगी आदित्यनाथ ने हर बार बढ़त के साथ लगातार 5 बार गोरखपुर से संसद में कदम रखा, वो सीट बीजेपी हार गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन देश के नंबर 1 चैनल आज तक पर एक बार फिर से सुनिए, गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी उपचुनाव हार गई है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए हैं। एकदम निश्चित तौर पर उम्मीद थी कि यही नतीजे आएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा, माननीय बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री मायावती जी के आशीर्वाद के द्वारा ये निश्चित तौर पर ये उम्मीद थी कि जो गोरखपुर के आंकड़े हैं, जो जनता का समर्थन मिलेगा। खबरों को आगे बढ़ाते हैं, आपको थोड़ा और चौंकाते हैं। गोरखपुर तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी फूलपुर लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हार गई है। फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी के कौशलेंद्र सिंह पटेल को पटखनी दे दी। फूलपुर वही सीट है जिस पर 2014 के आम चुनाव में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से बाजी मारी थी। विकास का मुद्दा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया था यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल केंद्र की सरकार और 1 साल जो है प्रदेश की सरकार में सिर्फ जुमलेबाजी किए, जमीन पे कोई काम नहीं किए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम को जनता ने दोबारा जाना कि यहाँ के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया था। भाजपा ये भूल गई कि फूलपुर ने अच्छे सियासी सुरमाओं को धूल चटाई है। समाजवादी पार्टी ने अपने पुरानी दुश्मनी को भुलाकर बसपा से हाथ मिलाया और फिर भाजपा को पटखनी दे दी। मतलब बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम के दोनों जीते हुए किले गंवा दिए। हालांकि हार के बाद योगी ने जनता के फैसले को स्वीकार किया, लेकिन ये भी कहा कि सियासी लाभ के लिए स्वार्थी और बेमेल गठबंधन को फौरी फायदा मिला है। देखिए, जनता के फैसले को हम स्वीकार करते हैं। जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दिशा से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। यूं तो बीजेपी योगी को दूसरे राज्यों में अपना चेहरा बनाकर पेश करती रही, लेकिन जब बारी अपना गढ़ बचाने की आई तो बुआ और भतीजे की जोड़ी के सामने योगी को शिकस्त मिल गई। अब ये संदेश गोरखपुर से जा रहा है कि 2019 के पहले क्या धुर विरोधियों का गठबंधन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में खड़ा होगा। गोरखपुर और फूलपुर के नतीजों ने 3 बातों को बिल्कुल साफ कर दिया। कम से कम इन 2 जगहों पर यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सियासी गठबंधन को स्वीकार कर लिया है। योगी के 1 साल के कार्यकाल को गोरखपुर और फूलपुर के लोगों ने पास नहीं किया और 2019 आम चुनाव के लिए मोदी रथ को रोकने के लिए विपक्ष को अब नया रास्ता मिल गया है। उपचुनाव नतीजों से जो जितना जल्दी सीखे, फायदा उसी का होगा। फूलपुर से मौसमी सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, गोरखपुर, आज तक। दिलचस्प बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद दोनों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जीत के कई सियासी मायने हैं और इससे कई सीख सीखी जा सकती हैं। जहां हार को योगी आदित्यनाथ सियासत के लिए बेमेल गठबंधन की जीत बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने गदगद होकर कहा कि उत्तर प्रदेश से हमेशा ही देश के लिए सियासत के संदेश निकलते हैं।
चुनाव के बीच में सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। मैं बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री मायावती जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश की महत्वपूर्ण लड़ाई में ये जो चुनाव दोनों लोकसभाओं का था, उसमें उनकी पार्टी का, उनका सहयोग, उनका समर्थन मिला। मैं सपा बसपा का जो यह राजनीतिक सौदेबाजी एक बार पुनः प्रदेश और देश के विकास को बाधित करने की दृष्टि से बना है, इसके बारे में हम लोग अपनी पूरी रणनीति तैयार करेंगे। किसान को कर्ज माफी की बात की गई थी। कर्ज माफी होगी, सभी किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ गई। जीएसटी और नोटबंदी ने कारोबार और रोजगार छीन लिए और जो भय का जो वातावरण पैदा किया, जो संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून की धज्जियां उड़ाई, उसी का जवाब जनता ने मिलकर के दिया है। जो हमारी सीटें थी, उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है और कहां कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने, उनका परिमार्जन करने और भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए जी जान से लग करके हम लोग कार्य करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है, तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। तो अगर उत्तर प्रदेश से पूरे देश के लिए संकेत निकल रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा अगले 9 महीनों में कितने दुर्विरोधी दोस्त बन जाते हैं। बात अब बिहार उपचुनाव की, और यहां भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी बिहार में भी अररिया लोकसभा सीट हार गई, यानी बिहार में तेजस्वी का तेज थोड़ा और तो बढ़ा है, जबकि नीतीश के विकास की लौ थोड़ी धीमी पड़ गई। भारत के 21 राज्यों को भगवा में रंगने के बाद बीजेपी के लिए दोहरा झटका सहना कतई आसान नहीं होगा। बिहार से आ रही आरजेडी कार्यकर्ताओं के जश्न की ये तस्वीरें बीजेपी के दिल में कटार भोंकने से कुछ कम नहीं। बिहार में अररिया लोकसभा सीट के साथ जहानाबाद और भभुआ विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ था और 3 में से 2 नतीजे आरजेडी के पक्ष में रहे। अररिया लोकसभा उपचुनाव में आरजेडी के सरफराज आलम ने बीजेपी के प्रदीप सिंह को हरा दिया। जहानाबाद विधानसभा सीट में आरजेडी के कुमार कृष्ण मोहन ने जेडीयू के अभिराम शर्मा को 35,036 वोट से मात दी। बीजेपी के लिए सिर्फ भभुआ से ही अच्छी खबर आई, जहां बीजेपी की रिंकी रानी पांडे ने कांग्रेस के शंभू पटेल को हरा दिया। बिहार के नतीजों ने कम से कम एक बात तो साफ कर दिया है कि बिहार में आरजेडी को किसी सियासी बैसाखी की जरूरत नहीं। यहाँ लगातार जब जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लोग साथ चुनाव मिलकर के लड़े हैं, तब जीते हैं। इस बार परिस्थिति देखिए, साथ लड़े हैं, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल की जो है बड़ी जीत हुई है। तो ये करारा जवाब नीतीश कुमार जी को मिला है। जनता ने हमें वोट दिया, मैं जीतूंगा। बिहार के नतीजों पर हर किसी की खास नजर थी, क्योंकि ये उपचुनाव राज्य में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के टूटने के बाद पहला चुनाव था। नतीजों के बाद अब किसी के लिए जश्न तो किसी के लिए विश्लेषण की बारी है। जनता ने संपूर्ण रूप से खारिज कर दिया कि वोट लिया कहीं पर और कुर्सी लेकर के चल गए कहीं पर, इसलिए जनता ने इसे खारिज किया है। जनता का आशीर्वाद
राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को मिला है। ऐसा लगता है कि बिहार थोड़ा भावनाओं पे चलता भी है, तो तीनों सीट पर आप देखेंगे तो सहानुभूति की कहीं न कहीं जीत नजर आ रही है। तीनों सीट पर उस परिवार के लोगों ने जीता है, तो एक तरह से वहाँ या आप कहेंगे कि थोड़ा सहानुभूति की बात वहाँ चल गई। बिहार उपचुनाव को नीतीश बनाम तेजस्वी के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन 3 में से 2 नतीजे अपने पक्ष में करके तेजस्वी ने दिखा दिया कि सियासी पिच पर उनकी पारी लंबी चलेगी। सबक नीतीश के लिए भी है। अररिया से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब करते हैं गुजरात की, जहां की विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों के बीच आज जमकर हाथापाई हुई। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी विधायक ने माइक उठाकर उनके विधायक को मारा, तो वहीं कांग्रेस के विधायक का कहना था कि बीजेपी के नेता की गाली गलौज की वजह से ही उन्हें माइक का सहारा लेना पड़ा। लोकशाही के अंदर, मंदिर के अंदर प्रजा ने हमको यहाँ तक भेजा है। प्रजा ने यहाँ तक हमको, जब 2.5 लाख पब्लिक के बात रखने के लिए हम जब आए, तो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आदमी माँ बहन तक गाली बोले, वो सहन करना, वो भी मेरे लिए सही नहीं है। आज गुजरात विधानसभा में कई सालों से नहीं हुई ऐसी हिंसक घटना कांग्रेस के एमएलए द्वारा की गई है, और कांग्रेस के विधायक के सामने क्या स्टेप लेना, इसके बारे में जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो हमारी पार्टी, हमारे संसदीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे, इसके हिसाब से आगे की कार्यवाही हम करेंगे। तो जिस माइक से जनता की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए, उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया कांग्रेस के माननीय विधायक ने। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुकमा के शहीदों को देश का सलाम। आप देखते रहिए इंडिया 360 में। अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट करके एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल यानी कि AMV को कल उड़ा दिया था। इस हमले में शहीद जवानों का शव जब अपने अपने इलाके में पहुंचा तो गमों का सैलाब उमड़ पड़ा। बलिया के मनोज कुमार सिंह की शहादत से पूरा गांव गमगीन है। मनोज कुमार के पिता भी CRPF में ही थे। उन्हें अपने बेटे की शहादत पर बेहद फख्र है। वहीं अलवर के लक्ष्मण भी उन्हीं नौजवानों में से थे जो सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हो गए। ओडिशा के शहीद जवान मनोरंजन लेंका को आखिरी विदाई दी गई। कर्नाटक के HS चंद्रू के परिवार वालों को भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। वक्त एक और ब्रेक का। बाकी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए इंडिया 360। आप देख रहे हैं इंडिया 360। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही है और इसी मामले के चलते अदालत ने आज कहा कि इस केस में अब सिर्फ केस से जुड़े हुए 3 पक्षकारों की ही दलील सुनी जाएगी, यानी कि अब इस मामले से शिया वक्फ बोर्ड और सुब्रमण्यम स्वामी का कोई लेना देना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद से जुड़ी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जो मुख्य पक्षकारों की तरफ से दायर नहीं की गई थी। कोर्ट अब सिर्फ मुख्य पक्षकारों को ही सुनेगा। कोर्ट ने जिन 32 याचिकाओं को खारिज किया है उसमें शिया वक्फ बोर्ड और सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल याचिका भी शामिल है। This is also a civil suit under the law of the land. Therefore, intervention applications are rightly rejected. अयोध्या मामले में 3 मुख्य पक्षकार हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा ही अब राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद केस की सुनवाई में हिस्सा लेंगे और इन 3 पक्ष की बातों को कोर्ट तरजीह देगा। हालांकि इन 3 मुख्य पक्षकारों के अलावा 1 दर्जन दूसरे पक्षकार भी इस केस से जुड़े हैं। कोर्ट में चला हो तो ठीक ही है, वहाँ रामलला हैं और रामलला रहेंगे और जो कोर्ट वाला निर्णय होगा वो निर्मोही अखाड़ा मानने के लिए तैयार है। कोर्ट को अपना काम करना है, कोर्ट जो भी करेगा हम उसको मानने के लिए तैयार पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ताजा सुनवाई में शिया वक्फ बोर्ड के लिए इस केस से जुड़ने का रास्ता बंद हो गया है। आज तक ब्यूरो। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।